जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त राघव और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मार्केट दोस्त पर। अगर आप स्टॉक मार्केट को बिल्कुल बेसिक से समझना चाहते हो और साथ ही NISM XV एग्जाम की तैयारी भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर जो एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटीज मार्केट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी इस मार्केट में कौन कौन से लोग या एंटिटीज काम करते हैं, समझते हैं। सिक्योरिटीज मार्केट के एक इंपॉर्टेंट पार्ट को जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टर्स। सिक्योरिटीज मार्केट तभी काम करता है जब उसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं और ये लोग ही इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। सिंपल वर्ड्स में इन्वेस्टर वो होता है जो अपना पैसा लगाता है शेयर्स, बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड्स में ताकि फ्यूचर में उसको रिटर्न मिले। अब इन्वेस्टर्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, चलिए उन्हें समझते हैं। सबसे पहला है रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स वो आम लोग होते हैं जैसे आप और मैं जो अपनी पर्सनल सेविंग से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ये जनरली छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करते हैं जैसे 5,000, 10,000 या 50,000 रुपए। एग्जाम्पल के लिए अगर नेहा ने अपने सैलरी में से 10,000 रुपए निकालकर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे तो नेहा एक रिटेल इन्वेस्टर है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ एक सिंगल पर्सन इन्वेस्ट नहीं करता बल्कि बहुत सारे लोग अपना पैसा एक फंड में डालते हैं और उस पैसा को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर हैंडल करता है। ये फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन से शेयर्स में, कौन से बॉन्ड्स में। एग्जाम्पल के लिए अगर 100 लोग एक एक हजार रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल 1 लाख रुपए का फंड बन जाता है और इसे एक एक्सपर्ट मैनेज करता है। इसे म्यूचुअल फंड कहते हैं। तो सिंपल तरीके से समझें, रिटेल इन्वेस्टर्स इंडिविजुअल होते हैं जो खुद डिसीजन लेते हैं और म्यूचुअल फंड्स में पैसा एक्सपर्ट्स मैनेज करते हैं। तो सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्टर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बिना इन्वेस्टर्स के मार्केट चल ही नहीं सकता। अब आप क्लियरली समझ गए होंगे कि इन्वेस्टर्स कौन होते हैं और उनके टाइप्स क्या होते हैं। चलिए देखते हैं सिक्योरिटीज मार्केट का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट जिसे हम कहते हैं बोरोवर्स या सीकर्स ऑफ फंड्स। सिंपल वर्ड्स में समझें तो बोरोवर्स वो होते हैं जिन्हें पैसों की ज़रूरत होती है और वो मार्केट से फंड्स रेज करते हैं ताकि अपने काम को ग्रो कर सकें या अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सकें। अब सवाल आता है, ये बोरोवर्स कौन होते हैं? मेनली दो बड़े एग्जाम्पल्स होते हैं, बैंक्स और कंपनीज। सबसे पहले बात करते हैं कंपनीज की। कंपनीज को अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए पैसा चाहिए होता है, जैसे नई फैक्ट्री लगानी हो, नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हो या बिजनेस को और बड़ा बनाना हो। इसके लिए कंपनीज सिक्योरिटीज मार्केट में आती हैं और शेयर्स या बॉन्ड्स इशू करती हैं। जब आप उनके शेयर्स खरीदते हो तो आप उन्हें पैसा दे रहे होते हो और वो कंपनी उस पैसा का यूज अपने ग्रोथ के लिए करती है। इस तरह कंपनी एक बोरोअर बन जाती है। अब बात करते हैं बैंक्स की। बैंक्स भी कई बार मार्केट से फंड्स रेज करते हैं ताकि वो अपने कस्टमर्स को लोन्स दे सकें। जैसे बैंक बॉन्ड्स इशू करता है और इन्वेस्टर्स उन बॉन्ड्स को खरीदते हैं। इससे बैंक के पास पैसा आता है जिसे वो आगे लेंडिंग के लिए यूज करता है। तो सिंपल तरीके से समझें, बोरोवर्स या सीकर्स ऑफ फंड्स वो होते हैं जो मार्केट से पैसा उठाते हैं और उससे अपने काम को बढ़ाने या चलाने में यूज करते हैं। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, इन्वेस्टर्स और बोरोवर्स एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। एक साइड इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं और दूसरी साइड बोरोवर्स उस पैसा को यूज करते हैं। तो अब आप क्लियरली समझ गए होंगे कि बोरोवर्स कौन होते हैं और सिक्योरिटीज मार्केट में उनका क्या रोल होता है। चलिए देखते हैं सिक्योरिटीज मार्केट का एक और इंपॉर्टेंट पिलर जिसे हम कहते हैं इंटरमीडियरीज। सिंपल वर्ड्स में समझें तो इंटरमीडियरीज वो होते हैं जो इन्वेस्टर्स और बोरोवर्स के बीच में ब्रिज का काम करते हैं, यानी दोनों को कनेक्ट करते हैं ताकि मार्केट स्मूथली चल सके। अब सवाल आता है, ये इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? इसमें मेनली आते हैं स्टॉक ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंक्स और इन्वेस्टमेंट बैंक्स। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक ब्रोकर्स की। स्टॉक ब्रोकर वो होता है जो आपको स्टॉक मार्केट में बाय और सेल करने में हेल्प करता है। आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स नहीं खरीद सकते, आपको एक ब्रोकर की जरूरत पड़ती है। जैसे आप ज़ीरोधा या एंजल वन जैसे प्लेटफॉर्म यूज करते हो, ये सब स्टॉक ब्रोकर्स ही हैं। ये आपके ऑर्डर्स को एक्सचेंज तक पहुंचाते हैं और ट्रेड एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब बात करते हैं मर्चेंट बैंक्स की। मर्चेंट बैंक्स का रोल थोड़ा अलग होता है। ये कंपनीज को हेल्प करते हैं जब वो मार्केट से पैसा उठाना चाहते हैं। जैसे अगर कोई कंपनी आईपीओ लाना चाहती है तो मर्चेंट बैंक उसको पूरा प्रोसेस समझाता है, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करता है और इंश्योर करता है कि सब रूल्स फॉलो हो रहे हैं।
यानी ये कंपनी और मार्केट के बीच एक एडवाइजर की तरह काम करता है। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स पर। इन्वेस्टमेंट बैंक्स का रूल थोड़ा एडवांस्ड होता है। ये बड़े लेवल पर कंपनीज को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, फंड रेजिंग स्ट्रैटेजीज या बड़े इन्वेस्टमेंट डील्स। ये कंपनीज को गाइड करते हैं कि कैसे और कहां से पैसा उठाना बेस्ट रहेगा। तो सिंपल तरीके से समझें, स्टॉक ब्रोकर्स इन्वेस्टर्स को मार्केट में एंट्री देते हैं, मर्चेंट बैंक्स कंपनीज को आईपीओ और फंड रेजिंग में हेल्प करते हैं, और इन्वेस्टमेंट बैंक्स बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस में कंपनीज को गाइड करते हैं। तो इंटरमीडियरीज का रोल बहुत ही क्रूशियल होता है, क्योंकि ये पूरे सिस्टम को स्मूथली चलने में मदद करते हैं। अब आप क्लियरली समझ गए होंगे कि इंटरमीडियरीज कौन होते हैं और सिक्योरिटीज मार्केट में उनका क्या रोल होता है। अब समझते हैं सिक्योरिटीज मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल पार्ट, जिसे हम कहते हैं रेगुलेटरी बॉडीज। सिंपल वर्ड्स में समझें तो रेगुलेटरी बॉडीज वो अथॉरिटीज होती हैं जो पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल, मॉनिटर और रेगुलेट करती हैं, ताकि मार्केट फेयर रहे, सेफ रहे और इन्वेस्टर्स का पैसा सिक्योर रहे। अब देखते हैं इसमें कौन कौन आता है। आरबीआई, सेबी और एम्फी। सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई की, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है, जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये डिसाइड करता है कि इंटरेस्ट रेट्स क्या होंगे, बैंक्स कैसे काम करेंगे और इकोनॉमी में पैसा कितना फ्लो करेगा। सिंपल एग्जाम्पल, अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है तो लोन्स महंगे हो जाते हैं, और अगर कम करता है तो लोन्स सस्ते हो जाते हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर भी पड़ता है। अब आते हैं सेबी पर, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी स्टॉक मार्केट का मेन रेगुलेटर है। इसका काम होता है इंश्योर करना कि मार्केट में कोई फ्रॉड या चीटिंग ना हो और सब रूल्स फॉलो हो रहे हों। ये कंपनीज, ब्रोकर्स और इन्वेस्टर्स सब पर नजर रखता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई कंपनी गलत इंफॉर्मेशन देकर इन्वेस्टर्स को मिसलीड करे तो सेबी उस पर एक्शन लेता है। अब बात करते हैं एम्फी की, यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। एम्फी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को रेगुलेट और प्रमोट करता है। ये इंश्योर करता है कि म्यूचुअल फंड कंपनीज प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करें और इन्वेस्टर्स को सही इंफॉर्मेशन मिले। आपने म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन सुना होगा, ये भी एम्फी की ही इनिशिएटिव है। तो सिंपल तरीके से समझें, आरबीआई बैंक्स और इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, सेबी स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है और एम्फी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को मैनेज करता है। इन तीनों का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंश्योर करते हैं कि आपका पैसा सेफ रहे और मार्केट ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करे। अब आप क्लियरली समझ गए होंगे कि रेगुलेटरी बॉडीज कौन होती हैं और सिक्योरिटीज मार्केट में उनका क्या रोल होता है। चलिए समझते हैं सिक्योरिटीज मार्केट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कोर कॉन्सेप्ट, जिसे हम कहते हैं वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या प्रोडक्ट्स। सिंपल वर्ड्स में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वो टूल्स होते हैं जिनके थ्रू कंपनीज और गवर्नमेंट पैसा रेज करती हैं और इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करके रिटर्न अर्न करते हैं। मतलब ये वही प्रोडक्ट्स हैं जो आप मार्केट में देखते हो, खरीदते हो और जिनसे पैसा बनाते हो। अब इन्हें स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आता है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर का मतलब होता है ओनरशिप। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के एक छोटे से ओनर बन जाते हो। कंपनीज अपना लॉन्ग टर्म पैसा रेज करने के लिए पब्लिक को शेयर्स इशू करती हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने किसी कंपनी का एक शेयर लिया तो आप उस कंपनी के प्रॉफिट और लॉस में इनडायरेक्टली पार्टनर हो। अगर कंपनी ग्रो करती है तो आपका पैसा बढ़ता है, और अगर कंपनी लॉस में जाती है तो रिस्क भी आपका होता है। इक्विटी शेयर में हाई रिटर्न का पोटेंशियल होता है, लेकिन रिस्क भी होता है। अब बात करते हैं डिबेंचर्स या बॉन्ड्स की। यहाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। यहाँ आप ओनर नहीं बल्कि लेंडर बन जाते हो। मतलब आप कंपनी या गवर्नमेंट को पैसा उधार देते हो और बदले में आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। एग्जाम्पल, अगर आपने 10,000 रुपए का बॉन्ड लिया तो कंपनी आपको हर साल फिक्स्ड इंटरेस्ट देगी, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। इसलिए ये रिलेटिवली सेफ माना जाता है, लेकिन रिटर्न फिक्स्ड होता है। अब आते हैं फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स पर। ये वो बॉन्ड्स होते हैं जो कंपनी अपनी कंट्री की करेंसी के अलावा किसी और करेंसी में इशू करती है। जैसे एक इंडियन कंपनी यूएसडी में बॉन्ड इशू करे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फॉरेन मार्केट्स में इंटरेस्ट रेट्स कम हो सकते हैं, तो कंपनी को सस्ता लोन मिल जाता है। इसके बाद आता है एक्सटर्नल बॉन्ड्स या मसाला बॉन्ड्स। एक्सटर्नल बॉन्ड्स वो होते हैं जो किसी दूसरे कंट्री में इशू होते हैं, और मसाला बॉन्ड्स स्पेशल होते हैं। ये इंडिया के बाहर इशू होते हैं, लेकिन डिनोमिनेशन इंडियन रुपीस में होती है। मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन पैसा आईएनआर में होता है। इससे इंडियन कंपनीज को ग्लोबल इन्वेस्टर्स से पैसा मिलता है।
अब समझते हैं वॉरेंट्स और कन्वर्टिबल्स। ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होते हैं। इनकी खास बात यह है कि ये फ्यूचर में किसी और सिक्योरिटी में कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसे शेयर्स में। एग्जाम्पल, आपके पास कन्वर्टेबल बॉन्ड है तो फ्यूचर में वो शेयर में कन्वर्ट हो सकता है। यानी आज आप लेंडर हो, कल ओनर बन सकते हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी इन्हें स्पेशल बनाती है। अब बात करते हैं इंडेक्सेस की। इंडेक्स एक नंबर होता है जो पूरे मार्केट की परफॉर्मेंस को दिखाता है। ये कुछ सेलेक्टेड कंपनीज के शेयर्स के बेसिस पर कैलकुलेट होता है। अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो मार्केट पॉजिटिव है, और अगर नीचे जा रहा है तो मार्केट वीक है। एग्जाम्पल, जब आप सुनते हो निफ्टी ऊपर है, इसका मतलब ओवरऑल मार्केट में ग्रोथ हो रही है। अब आते हैं म्यूचुअल फंड्स पर। म्यूचुअल फंड एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट होता है। बहुत सारे लोग अपना पैसा एक जगह इन्वेस्ट करते हैं और एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उसे मैनेज करता है। वो डिसाइड करता है पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। इससे रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है और बिगिनर्स के लिए ये एक ईजी ऑप्शन होता है। अब बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। ये इक्विटी शेयर्स जैसे होते हैं, लेकिन इनमें एक स्पेशल एडवांटेज होता है। इन्हें डिविडेंड पहले मिलता है, यानी कॉमन शेयर होल्डर्स से पहले। लेकिन जनरली इनमें वोटिंग राइट्स नहीं होते। मतलब आपको प्रायोरिटी मिलती है इनकम में, लेकिन डिसीजन मेकिंग में नहीं। अब समझते हैं आईडीआर, जीडीआर और ईडीआर। इन्हें कलेक्टिवली डिपॉजिटरी रिसीट्स कहते हैं। ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू कंपनीज फॉरेन मार्केट्स में पैसा रेज करती हैं। एग्जाम्पल, एक इंडियन कंपनी अगर यूएस मार्केट में पैसा उठाना चाहे तो वो ईडीआर के थ्रू कर सकती है। इससे ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। अब आते हैं एफसीसीबी पर, यानी फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। ये एक मिक्स होता है डेट और इक्विटी का। यानी ये बॉन्ड भी है और फ्यूचर में शेयर में कन्वर्ट भी हो सकता है। इसमें कंपनी फॉरेन करेंसी में पैसा उठाती है और इन्वेस्टर को ऑप्शन मिलता है कि वो फ्यूचर में इसे शेयर में कन्वर्ट करे। अब बात करते हैं इक्विटी लिंक्ड और कमोडिटी लिंक्ड डिबेंचर्स की। ये थोड़े एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इनमें इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता, बल्कि किसी अंडरलाइंग एसेट पर डिपेंड करता है। जैसे इक्विटी लिंक्ड डिबेंचर का रिटर्न स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा, और कमोडिटी लिंक्ड डिबेंचर का रिटर्न किसी कमोडिटी के प्राइस पर डिपेंड करेगा। अब समझते हैं मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लोन्स के ग्रुप से बना होता है। जैसे होम लोन्स को एक साथ बंडल करके एक सिक्योरिटी बना दी जाती है, और इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इससे बैंक्स अपने लोन्स को मार्केट में बेचकर पैसा रेज कर लेते हैं। अब बात करते हैं रीट्स और इनविट्स की। रीट्स रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मॉल्स, ऑफिसेज, और इनविट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे रोड्स, हाईवेज। आप छोटे अमाउंट से इनमें इन्वेस्ट करके इनडायरेक्टली बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन सकते हो। अब आते हैं कमोडिटीज पर। कमोडिटीज बेसिक गुड्स होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, व्हीट। ये दो टाइप्स के होते हैं, हार्ड कमोडिटीज जैसे मेटल्स और ऑयल, और सॉफ्ट कमोडिटीज जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। इनमें भी ट्रेडिंग होती है। अब बात करते हैं प्रेशियस मेटल्स की, जैसे गोल्ड और सिल्वर। इन्हें सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि इनकी वैल्यू लॉन्ग टर्म में स्टेबल रहती है और इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन मिलता है। अब समझते हैं कमोडिटी ईटीएफ्स। ये म्यूचुअल फंड जैसे होते हैं, लेकिन कमोडिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे गोल्ड ईटीएफ। आप बिना फिजिकल गोल्ड खरीदे गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की। ये एक अग्रीमेंट होता है जिसमें आप फ्यूचर डेट के लिए प्राइस आज ही फिक्स कर लेते हो। अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ता है तो बायर को फायदा होता है, और अगर गिरता है तो सेलर को। इससे बिना एसेट खरीदे भी प्राइस मूवमेंट से पैसा कमाया जा सकता है। और लास्ट में वेयर हाउस रिसीट्स। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो प्रूफ होता है कि आपका माल वेयर हाउस में स्टोर्ड है। ये ट्रांसफरेबल होते हैं, यानी आप सिर्फ रिसीट ट्रांसफर करके ओनरशिप चेंज कर सकते हो। इसका यूज कमोडिटी ट्रेडिंग में होता है। तो अगर पूरा कॉन्सेप्ट सिंपल तरीके से समझें, मार्केट में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। कुछ ओनरशिप देते हैं, कुछ फिक्स्ड इनकम, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी, और कुछ डाइवर्सिफिकेशन। और इन सब का एक ही पर्पस है, इन्वेस्टर्स को अर्निंग का मौका देना और कंपनीज को पैसा रेस करने का प्लेटफॉर्म देना। अब आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि सिक्योरिटीज मार्केट में कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और उनका यूज क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आज कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और चैनल मार्केट दोस्त को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से स्टॉक मार्केट को समझते रहेंगे। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो भी सीख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।